रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो पहला लेक्चर आपने देखा होगा, पहले लेक्चर के बाद आज ये दूसरा दिन है, तो मैं इसे पार्ट 2 लिख देता हूँ, पार्ट 2। अगर आपने अभी तक से पहला लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले का पार्ट 1 वाला लेक्चर जा कर के देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि इसमें पढ़ना क्या है, कल हमने ये डिस्कस किया था कि गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। और उन मेथड्स में हमने एक डिस्कशन कर लिया था फॉर्मूला के बारे में, उस फॉर्मूले का नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम किसकी बात कर रहे थे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल। हमारे पास दो तरीका हो सकता है, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो इस क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उनको भी मैं समझाऊंगा, बट उससे पहले एक बात और, इस चीज़ को समझो कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में तरीका क्या होता है। तरीका ये होता है, मैं अगर फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला क्या होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो होता है, क्या हुआ, एकदम सन्न बैठे हुए हो, आराम से बैठो एकदम, हाँ डिसिप्लिन ज़रूरी है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या होता है, इसमें करना क्या होता है, आप जैसे ही गुडविल निकालना चाहोगे तो सबसे पहले स्टेप 1 पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 पे करना पड़ेगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कहाँ है दिमाग मेरा। सॉरी मैंने नंबर ऑफ ईयर्स परचेस ऐसे ही फ्लो में लिख दिया। स्टेप टू नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कि जितने साल का प्रॉफिट है। स्टेप 2 में होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। खैर बताता हूँ मैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये था कि आप पहले टोटल प्रॉफिट देख लो। क्वेश्चन कह देगा, क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, जैसे मान लो क्वेश्चन ने कह दिया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नरेट मतलब यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, फिर उसको हम नरेट करेंगे, है ना। क्वेश्चन ये कहता है कि XYZ लिमिटेड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज, बीते 3 सालों का इनका प्रॉफिट है। जैसे 2016 का प्रॉफिट है इनका प्रॉफिट। किसका दिमाग खराब है? तुम लोगों को समझदारी है क्या चल रहा है यहाँ पे? 2016, 2017 और 2018। 2016 में मान लो कि इसने प्रॉफिट दे दिया है 30,000 रुपये, 2017 में इसने प्रॉफिट दे दिया है 40,000 रुपये, और 2018 में इसने प्रॉफिट मान लेते हैं दे दिया हुआ है 20,000 रुपये का। ठीक, ऐसा कह देता है कि भैया इतना इतना प्रॉफिट है, आप देख लो। इसके बाद क्वेश्चन ही अपने आप दे देगा, नीचे कह देगा कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ 3 years परचेस। देखो 3 मैंने, हालांकि क्वेश्चन में मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे मत जाओ, मैंने बस इतना कहा है कि
3 ईयर्स परचेज के हिसाब से इसका गुडविल है। 3 ईयर्स परचेज यानी कि गुडविल कब तक के लिए कैलकुलेट करना है, 3 साल के परचेज के लिए। और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के थ्रू ही करना है। आपके पास अगर एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है और भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा, कहाँ पे लिखूँ, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर 3 ईयर्स परचेज, ये लिखा है। चलो काट करके कर ही देते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर 3 ईयर्स परचेज। ठीक है, इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे? अच्छा, हमने ये कर दिया। एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली करते कैसे हैं समझो। हमें सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 30,000, 40,000, 20,000, तो आप ऐसे लिख दो 30,000 पहले साल का प्रॉफिट, 2016 का प्रॉफिट है, और 40,000 2017 का प्रॉफिट है, और 20,000 2018 का प्रॉफिट है, डिवाइड बाई 3। ये कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90,000 बट्टा 3 इज इक्वल्स टू 30,000। ठीक है, ये हमारा बेसिक प्रॉफिट आ गया, एवरेज। अब एवरेज प्रॉफिट जैसे ही आया तुरंत हम गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल के लिए 3 ईयर्स परचेज का है ना, तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये कितना हो जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे आ जाएगा 90,000। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये भी 90,000 आ रहा था, 90,000 डिवाइड बाई 3, क्यों ना हम ऐसे ही कर दें। नहीं यही तरीका है। ठीक है, यहाँ पे तो आंसर अलग आ सकता था क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर्स परचेज है। अगर यहाँ पे 2 ईयर्स परचेज होता तब 30,000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 60,000 आता। इसमें एक झोल होता है, झोल का मतलब है कि कभी कभी ना हमारे पास जो प्रॉफिट रिप्रेजेंट हो रहा होता है वो रिप्रेजेंटेबल प्रॉफिट जो होता है, जैसे ये 30,000, इसने बोल दिया कि 2016 में 30,000 का प्रॉफिट है, 2017 में 40,000 का प्रॉफिट है, 2018 में 20,000 का प्रॉफिट है। कभी कभी फर्म को लॉस हो जाता है ना, एक ऐसा लॉस जो होना तो नहीं चाहिए था, जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। और कभी कभी फर्म को एक्स्ट्रा पैसा मिल जाते हैं एज अ प्रॉफिट, जिसे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, है ना। फर्म ने कोई अपना मशीन बेच दिया और उस मशीन को बेचा तो उस पर प्रॉफिट कमा लिया 50,000 रुपये का, तो ये फर्म का वो रेगुलर प्रॉफिट तो है नहीं, उसने अपनी खुद की फिक्स्ड एसेट्स बेच दी, अपनी खुद की मशीन बेच दी, तो उस पर रेगुलर प्रॉफिट वो नहीं होता, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो क्या एबनॉर्मल प्रॉफिट को इस प्रॉफिट में ऐड किया जा सकता है? नहीं। देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन ये बोल दे कि फर्म को 2017 में एबनॉर्मल लॉस हुआ था, लॉस, तब क्या करेंगे? या फिर ये बोल दे कि 30,000 जो आपको प्रॉफिट आ रहा है 2016 में, इस समय एबनॉर्मल प्रॉफिट हो चुका था फर्म को 5,000 रुपये का, तब क्या करेंगे? कभी कभी फर्म के सामने इस तरह की भी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत कैसी कि प्रॉफिट तो ये है लेकिन इनको सैलरी अलग से पे करनी पड़ गई 5,000 रुपये, एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं। कभी भी अब इसको हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं नॉर्मल लॉस प्लस माइनस होता है और नॉर्मल लॉस माइनस होता है और एबनॉर्मल प्लस होता है। यस, बिल्कुल, नॉर्मल लॉस माइनस होता है, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण है। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि वो लॉस जो आपके ऑपरेशंस के थ्रू हुआ है। जैसे मैंने मान लो अपना कोचिंग सेंटर खोला है, अब मैं नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे आए ही नहीं। जब बच्चे ही नहीं आए, उन्होंने फ़ीस ही नहीं दी, तो मेरे को क्या होगा, एक नॉर्मल लॉस होगा। ठीक, लेकिन अगर क्योंकि हमारे ऑपरेशंस के थ्रू हमारा लॉस है ना, हमारे पास बच्चे ही नहीं आए, फीस ही नहीं दी, तो वो एक नॉर्मल लॉस होगा। लेकिन अगर मान लो मेरे कोचिंग सेंटर में आग लग जाए, फिर कुछ एसेट्स का नुकसान हो जाए, तो ये किस तरह का लॉस है? ये एबनॉर्मल है, ये होना नहीं चाहिए था। और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास बच्चे नहीं आ रहे, तो इसके पीछे का लॉस कैसा हो सकता है कि मेरे पास या तो क्वालिटी में कमी रही होगी, या तो फिर लेक्चर देने में कमी रही होगी, या तो फिर बच्चे सेटिस्फाइड नहीं रहे होंगे।
कुछ भी, कई ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं, बट ये ऑपरेशनल लॉस है। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट, अगर मान लो हमें प्रॉफिट दिया है, उसी में हमको या तो नॉर्मल लॉस दिया है, एबनॉर्मल लॉस दिया है, एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया है, तो क्या करेंगे? अगर मेरे पास प्रॉफिट है, मान लो ऐसा यहाँ पे प्रॉफिट है, तो इसमें एबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है, ऐड लिख देते हैं, है ना, और लेस कर दिया जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट को, माइनस कर दिया जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट को। आप कहोगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो यार आप, मतलब लॉस होता है तो लॉस को ना माइनस करते हैं, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को प्लस करते हैं, आप उल्टा काम कर रहे हो। समझो ऐसा क्यों होता है। अगर कोई फर्म है जो 2016 में 30,000 कमा रही है और आगे इसी क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट करके कह देता है एबनॉर्मल लॉस 5,000, अगर इसने ब्रैकेट आगे करके लगा दिया और ये बोल दिया कि एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल का मतलब मैंने बता दिया, किसी चोर ने चोरी कर लिया सामान, कहीं आग लग गई हमारे फर्म में, जहाँ पे आग लगने की वजह से हमारा कुछ लॉस हो गया, तो उसे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, जो होना नहीं चाहिए था। समझ रहे हो ना कि ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये हमारे कर्मों का कर्म फल नहीं है, ये तो अपने से हो गया। अब जब हो गया तो अब क्या किया जा सकता है? इसका मतलब कि अगर इसका प्रॉफिट, इस फर्म का प्रॉफिट 30,000 रुपये शो हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर गेटिंग ए एबनॉर्मल लॉस, इट मीन्स अगर ये एबनॉर्मल लॉस ना हुआ होता तो फर्म नॉर्मली या जनरली कितना कमा लेती? 35,000 कमा लेती। 30,000 थोड़ा ना कमाती, तब तो 5,000 एक्स्ट्रा कमा लेती ना। इसीलिए हम एक जनरल प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसका ये नॉर्मल लॉस नहीं था। और एबनॉर्मल प्रॉफिट, मान लो यहाँ पे कह देता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हुई है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हुई है 20,000 रुपये की, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गई, कुछ सट्टा उट्टा लग गया, इनको कुछ मिल गया पैसा, या फिर कुछ इन्होंने अपना फिक्स्ड एसेट उठाया बेच दिया, उस पर गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गई, तो ऐसा करके ना कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया जो होना नहीं चाहिए था, ऑपरेशनल नहीं था वो। तब इससे क्या होगा, या फिर ऑपरेशनल रहा भी होगा लेकिन ऐसे नॉर्मली में होता नहीं है, एबनॉर्मल है, तो ये 40,000 फिर इसका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, जैसे हम जनरल प्रॉफिट कहते हैं, जो कंपनी एक्चुअली में कमा रही होती है जनरली। इसलिए इस 20,000 को हमें घटाना पड़ेगा ताकि हम उस जनरल प्रॉफिट पे ले आएँ जितने की कंपनी की कैपेसिटी है। एबनॉर्मल कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप मान लो कमाते हो कोई चीज़, आप मान लो हर रोज़ 50 रुपये कमाते हो, या चलो 100 रुपये कमाते हो, तो एक महीने में आपको कितनी सैलरी मिलेगी? 3,000 रुपये। एक महीने में कितनी सैलरी मिलेगी? 3,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप उसी बीच अपने मामा के घर चले गए और जब लौटते समय मामा ने 500 रुपये पकड़ा दिए, तो वो मामा के घर रोज़ रोज़ तो जाना नहीं होगा ना, और वो पैसा मिला हुआ एबनॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन जब कि रेगुलर होगी वो होगी। एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा। एक चीज़ और है, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है, ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो होगा ओवर वैल्यू। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिए हैं तो क्या करेंगे जी? घटा देंगे, लेस होगा, और ऐड कर देंगे अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब इसी का ठीक ठीक उल्टा ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड, ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ठीक ठीक उल्टा होगा, ऐड, और लेस क्या कर देंगे? अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये माइनस कर देंगे। हाँ है, ये है, ठीक है। इसके बाद जो आएगा बबुआ, इसके बाद जो आएगा वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ईयर होगा। जैसे मैंने बताया ना, कभी कभी क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे कह देता
ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ 5,000 रुपीज़। अगर इस क्वेश्चन में कह देता कि क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू हुआ है 5,000 रुपये इस प्रॉफिट में, तो उसको क्या करेंगे जी? क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू हुआ है तो घटा देंगे, माइनस कर देंगे। गॉट इट और नॉट? लिख लिया? नहीं लिखा? लिखने की ज़रूरत है या नहीं लिखने की ज़रूरत है? नहीं लिखने की ज़रूरत है, लिख लो, ठीक है, माइंड में सेट हो गया। यही चीज़ तुम्हारा एग्ज़ाम में माइंड में सेट नहीं होता है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, तुम्हारे सारे फॉर्मूले गायब। लिखो, आप लोग भी लिख लीजिए, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ और इसे मिटाने के बाद क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसी क्वेश्चन को करेंगे आगे, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, मैंने टाइम बचाने के लिए। ये एस.सी. शर्मा की बुक का क्वेश्चन नंबर 6A है। कहता है फॉलोइंग आर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 ईयर्स। इसमें कहता है 2014 40,000 रुपये है और इसी 40,000 में 5,000 रुपये का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसने मशीन बेचा, उस पर प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपये का, वो भी इस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है। अब ये तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ ना, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ऑपरेशनल प्रॉफिट है क्या इसका? ऑपरेशनल प्रॉफिट तो है नहीं, अपना फिक्स एसेट उठा करके बेच दे रहा है, उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो इसको क्या होना चाहिए? 40,000 में से माइनस होना चाहिए, घटना चाहिए ना ये। और ये 50,000 इंक्लूडिंग 10,000 रुपीज़ लॉस, ये 50,000 रुपये का प्रॉफिट है और ये एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है। अरे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस लिखा है भाई, मैंने पूरा नहीं लिखा था। एबनॉर्मल लॉस है, तो ये जो एबनॉर्मल लॉस 10,000 है उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे जोड़ना पड़ेगा। और ये क्या है? 45,000 एक्सक्लूडिंग कह रहा है, घटाने के बाद, हटा करके 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल ना तो लॉस है ना ही प्रॉफिट है, ये क्या है? एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस भी तो हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं। मान लो मेरा प्रॉफिट हुआ 50,000, अब 50,000 प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम बनारस में बैठे हैं। अब बनारस से यहाँ आना है और यहाँ आने के लिए खर्चा लगेगा। मान लो 500 रुपये का टिकट लग गया, तो वो 500 रुपये का जो टिकट लगा वो हमारे उस 50,000 के प्रॉफिट को कम करेंगे कि नहीं करेंगे? कम करेंगे, मेरे जेब से कुछ पैसा जाएगा। तो ये एक्सपेंसेस है, ये भी हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा? कम करेगा। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। परचेज ऑफ एवरेज 2 ईयर्स परचेज पर निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का होना चाहिए? बीते 3 सालों का। यहीं पे बगल में लिख दो, यहीं पे क्या लिख दो? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा? 40,000 में 5,000 क्या करोगे? ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये 35,000 हो जाएगा। ये है 50,000 इंक्लूडिंग 10,000 रुपीज़ एबनॉर्मल लॉस, तो ये 60,000 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे, 10,000 को जोड़ दोगे 50,000 में, और एक्सक्लूडिंग 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस है, माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा? ये 40,000 हो जाएगा। अब ये तीनों आपको प्रॉफिट मिल गया है ना। तो अब क्या करो कि एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? 35,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाई 3 कितना आया जी? 1,35,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45,000 यही आएगा। 45,000 तो एवरेज प्रॉफिट आया। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, एवरेज प्रॉफिट जब भी आप कोई भी काम करो, अगर उसमें फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पहले लिखो। चाहे 1 बार लिखना पड़े, 2 बार लिखना पड़े, 10 बार लिखना पड़े या 20 बार लिखना पड़े। अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो 20 के 20 क्वेश्चन के बार बार फॉर्मूला लिखो। रफ में भी ट्राई करते हो तो भी, ये बात मैं तुमको बता चुका हूँ, अपने ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को भी बता दे रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 45,000 आया है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज
2 साल है, तो इसका गुडविल कितना है जी? 90,000। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से है, बाकी एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ भी नहीं है। बाकी सब कुछ बता दिया मैंने कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, अगर अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है या ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो क्या होगा, एक्सपेंसेस होंगे तो भी माइनस ही करना है प्रॉफिट में से, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। ठीक है, सो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और नया क्वेश्चन देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं टाइम बचाने के लिए मैं पॉज कर दे रहा हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया और थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया है, जूम ही कर दिया है कि देखो क्वेश्चन कहता है, आप लोग भी देख लो क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 साल है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इसने बोल दिया 3 साल होंगे। कहता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का हम देख रहे हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है। 2013 में 25,000 वेट, इसका वेट 1 दे दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया रहता है वेट 1। 14 में 30,000, इसका वेट 2। 15 में 24,000, इसका वेट 3 और 16 में 38,000, इसका वेट 4। आगे कहता है इन 2015 अ मेजर रिपेयर वाज मेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग इनकरिंग है, एक ही साथ है, इनकरिंग 10,000 ऑन 1 जुलाई विच वाज चार्ज्ड टू रेवेन्यू। 1 जुलाई 2015 को एक मशीन की रिपेयरिंग कराई गई। बात समझ में आ रही है? एक मशीन को रिपेयर कराया गया, तो रिपेयर का कॉस्ट किस में आता है? रिपेयरिंग में आता है। और रिपेयरिंग क्या है, कौन सा एक्सपेंसेस है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वाह मैंने पूछा क्या? अच्छा क्वेश्चन क्या था मेरा? सर आप पूछिए जो रिपेयर है। हाँ रिपेयर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ तो रिपेयर क्या होता है? रिपेयर का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट है कोई, उसमें कुछ टूट फूट आ गई तो उसको बनाने को क्या कहते हैं? रिपेयर करना कहते हैं। तो रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हुआ, ये थोड़ा सा मेरे, हाँ रेवेन्यू है भाई, कैपिटल नहीं है। आप लोग भी याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें जीवन में बड़ा प्रभाव डालती हैं। ठीक है, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, रिपेयर हुआ और इसने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया। ठीक है, द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड। आगे कहता है कि आगे चल के ये माना गया, एग्री किया गया कि इस रिपेयर को हम कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज मतलब कि जिस मशीनरी का ये था, जिस मशीनरी में भी ये रिपेयर किया गया 10,000 रुपये का, उस मशीनरी को रिपेयर से क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, उसकी वैल्यू को बढ़ा दी गई। ये कैपिटलाइज का मतलब है कि इस 10,000 रुपये को जो आप रिपेयर करवाए, उसको ये मान लो कि इससे मशीनरी की कॉस्ट बढ़ गई। अब मैं ये कहूँ कि ये तुम्हारा मोबाइल है, नॉर्मल मोबाइल है, 25,000 रुपये का मान लो मोबाइल है। अब इस 25,000 रुपये के मोबाइल में मैं कहूँ कि काम करो, यहाँ पे ना सोने की स्ट्रिप लगवा दो चारों तरफ, उस सिर्फ सोने की स्ट्रिप की ही कीमत 20,000 रुपये हो, तो एक्चुअली में इस मोबाइल का डेप्रिसिएशन हुआ या एप्रिसिएशन हुआ? इसकी कॉस्ट तो बढ़ गई ना एक्चुअली में, एक हिसाब से इसका जो वैल्यू है वो बढ़ गया। तो इसी तरीके से इसमें क्या किया गया, एक प्लांट एंड मशीनरी थी, उसको रिपेयर किया गया और बोला गया कि जो 10,000 रुपये रिपेयर लगा है उससे इस मशीनरी की कॉस्ट को क्या कर दो? कैपिटलाइज्ड कर दो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 10,000 की मशीन आ गई, ऐसा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते कि हमारे पास 10,000 की मशीन आ गई फॉर गुडविल। अच्छा ये किया क्यों गया? ये गुडविल के कैलकुलेशन के लिए किया गया, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 11 में पढ़ चुके हो, रिड्यूस होता रहता है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन भी लगाओ। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? इसी 10,000 पे। आगे कहता है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 3,000। 2014 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था 3,000 रुपये से। मामला इधरी है, कुछ करेंगे नहीं, क्या करेंगे देखो। सबसे पहली बात, हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट तो पता होना चाहिए ना। एक्चुअल प्रॉफिट 2013 का क्या है?
2013 का 25,000 रुपये है। अच्छा, क्या 2013 में कुछ टैंडम हुआ है? कुछ टैंडम नहीं हुआ है, कुछ इधर उधर का नहीं हुआ है, तो 2013 का 25,000 ही होगा। ठीक, हाँ 25,000। इसका वेट भी बगल में लिख देते हैं। वेट के लिए मैं W वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नहीं यार, वेट लिख देते हैं, वेट 1, क्योंकि मैं W लिखूँगा, फिर आप 5 मिनट बाद पूछेंगे कि सर ये W क्या है फिर मैं बताते बताते परेशान हो जाऊँगा। ओके, शट अप। 2013 के बाद 2014 देखो। 2014 में हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 30,000। लेकिन 2014 में कुछ बोलता है, 2014 में नीचे बोलता है, देखो नीचे नीचे क्या बोलता है कि द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 3,000 रुपीज़। ओवर वैल्यू थी। तो अच्छा, प्रॉफिट में ओवर वैल्यूएशन को क्या करते हैं? घटाते हैं, और वो भी ओवर वैल्यूएशन किसका? क्लोजिंग स्टॉक का। मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया कि क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन क्या करेगा? घटेगा। 3,000 रुपीज़ क्या करेंगे? माइनस। क्यों माइनस कर रहे हैं? देखो, इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि याद रहे। ये क्या है? ये है ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27,000। इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकला? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकला? 27। अच्छा देखो, अगर बीच में समझ में ना आए तो ऐसा सिर्फ शांत होकर के नहीं बैठना है कि अभी लेक्चर की रिकॉर्डिंग चल रही है तो पूछेंगे नहीं। क्लास है, मैं क्लास की रॉ वीडियोस डालता हूँ। रॉ वीडियोस इसलिए डालता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि सर बहुत ज़्यादा ये है, आप पढ़ा कुछ और रहे होंगे, कुछ एडिटिंग करके डाल देंगे। एकदम रॉ वीडियोज़ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, मैं वीडियो पॉज करता हूँ तो तुम पूछने लगते हो, ठीक है? तो बीच में ही पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी एक्चुअल प्रॉफिट कितनी हुई? 20। किसने बोला तुमको खड़े होने को? ये डिसिप्लिन है तुम्हारा? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सर, ठीक है? ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। बिना पूछे क्लास में 2015 की प्रॉफिट कितनी शो हो रही है? 24,000। 2015 का प्रॉफिट है 24,000। अब इस 24,000 में देखो हुआ क्या। यहाँ से शुरू होता है मामला। कहता है कि 2015 अ मेजर रिपेयर वाज मेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी इनकरिंग 10,000 ऑन 1 जुलाई विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। 10,000 का रिपेयर हुआ जिसे रेवेन्यू में चार्ज कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज। इसे कैपिटलाइज करना है। तो कोई भी चीज़ अगर कैपिटलाइज होगी तो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगी या घटाएगी? अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता तब तो घटा देता, क्योंकि रिपेयर है तो रिपेयर हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा? घटाएगा ही ना यार। मेरे जेब में पैसा है प्रॉफिट के नाम पे, अगर मुझे कहीं जाना पड़ा, बाइक खराब हो गई, अब रिपेयर का पैसा देना पड़ा तो मेरा क्या होगा? घटेगा ही। लेकिन इसको कहा गया कि इसे आप कैपिटलाइज्ड मान लो सर। इसे जैसे ही कैपिटलाइज माना गया तो ये प्रॉफिट क्या करेगा? प्रॉफिट को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा। तो ये क्या लिखेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ रिपेयर। सब कुछ लिख रहा हूं मैं। 10,000। आगे क्या कहता है? एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कंप्यूटेशन सब्जेक्ट टू द डेप्रिसिएशन 10% पर एनम फॉर द रिड्यूसिंग। और ये हो कर अब आया, ये 1 जुलाई को हो रहा है, ये हो रहा है 1 जुलाई को। अब हो क्या रहा है? इधर देखो, 1 जुलाई को 10,000 रुपए को कैपिटल मान लिया गया, मशीनरी की वैल्यू मान ली गई 10,000 रुपए को, जबकि वो रिपेयर की वैल्यू थी, उसे कंसीडर कर लिया गया क्योंकि ये मशीनी में ही लगा है तो चलो ये मशीनरी को बढ़ा रहा है। तो यार बाबू एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन जब चार्ज होगा तो इस 10,000 की वैल्यू जो बढ़ी हुई है मशीनरी की, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? और कितने दिनों के लिए लगेगा? क्योंकि ये 1 जुलाई है तो कितने दिनों के लिए लगेगा? महीनों के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। आप कहोगे कि सर हमने तो मार्च तक जोड़ लिया और आप दिसंबर तक जोड़ रहे हैं, ये क्या मतलब है? तो बाबू हम तुमको बताते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में भी कहीं नहीं लिखा है कि ईयर क्लोजिंग कब होगा। यार ईयर क्लोजिंग कब होगा तो मैंने लास्ट टाइम में एक बात बताई थी ना कि डायरेक्टली क्या लिखा है? 2013, ये लिखा है 2014।
अगर ये मार्च में क्लोज होता और अप्रैल में शुरू होता इसका ईयर, यानी कि ये फाइनेंसिंग ईयर होता, फाइनेंशियल ईयर, तो ये 2013-14 लिखता, ये 2014-15 लिखता, 2015-16 लिखता, ये 2016-17 लिखता, ऐसे ना लिखता जी। क्योंकि अप्रैल में शुरू हुआ, मार्च में ख़त्म हुआ, तो 13-14 लिखता, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016। लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ 13, 14, 15, 16 ऐसे लिखा है। इसका मतलब जनवरी में शुरू, मार्च में ख़त्म, इसलिए यहाँ पे दिसंबर तक में चार्ज होगा जी। कितना महीना डेप्रिसिएशन निकलेगा? डेप्रिसिएशन निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा तो क्या होगा जी? वो माइनस होगा कि नहीं होगा? क्यों? हम डेप्रिसिएशन जब आएगा तो इस प्रॉफिट को घटाएगा कि नहीं आएगा? तो इसका डेप्रिसिएशन देखो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन 2015 के लिए, 2015 के लिए कितना लगेगा? मशीन की कीमत कितनी? 10,000 मशीन की कीमत, 10% का डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए? ये आ जाएगा 500 रुपये। 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 500 रुपये आएगा। मैंने कैलकुलेट पहले ही कर लिया है तो आप समझ सकते हैं। तो ये 500 रुपये हमारी इस वैल्यू को क्या करेगा? घटा ही ना देगा जी। ब्रैकेट का मतलब माइनस। अब इसमें तो कुछ है नहीं कि कुछ है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, 2014 में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ओवर वैल्यू हुआ था। तो एक बात मुझे और बताओ, 2014 का क्लोजिंग स्टॉक 2015 के लिए ओपनिंग होगा या नहीं होगा? होता है ना। 2014 का क्लोजिंग स्टॉक 2015 के लिए कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। तो एक बात बताओ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2014 में माइनस हुआ क्योंकि वो ओवर वैल्यूड था। तो यहाँ पे 3,000 रुपये क्या होगा? 3,000 रुपये क्या होगा? ये क्या है? ये भी तो ओवर वैल्यू है ना, ये भी तो ओवर वैल्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? यही 2014 का ओपनिंग स्टॉक था, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक था। 2014 का क्लोजिंग स्टॉक 2015 का ओपनिंग स्टॉक होगा कि नहीं होगा? ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया या नहीं? हाँ पूछो। नहीं देखो, यहाँ अंडर वैल्यू होता तो जिस साल का अंडर वैल्यू है उस साल में तो प्लस होता, लेकिन उसके अगले वाले में ये क्लोजिंग था तो ये ओपनिंग हो जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये क्लोजिंग है तो ये ओपनिंग होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 14 से 15 में एंटर करोगे तो 14 वाली चीज़ तुरंत ट्रांसफ़र हुई होती है। तो यहाँ पे तो अंडर वैल्यूएशन में यहाँ पे प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाता। यही ना फॉर्मूला यूज़ होता है जी, और क्या यूज़ होता है? गॉट इट और नॉट? तो ये प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? देखो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ है, तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इसका ठीक ऑपोजिट है। तो इसका कितना आया जी? 2015 का एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया? 24 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, सॉरी 24 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 34, 34, 34, 35, 36, 36, 500। ये 36,500 इसका आया, ये इसका, ये इसका, ये इसका। इसका वेट कितना है जी? इसका वेट 2 दिया हुआ है ना, और इसका वेट 3। ठीक है। अब 2016 का देखते हैं। 2016 में कितना लिखा है जी? अच्छा, 2014 में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मामला बस इतना ही था कि 2014 में क्लोजिंग स्टॉक था, 2015 में ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद तो मामला आएगा नहीं। ठीक। 2016 में कितना प्रॉफिट था? 38,000। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो कुछ नहीं लगता है, इसमें ठीक है। लेकिन बाबू एक बात बताओ, जो ये हम 10,000 रुपये कैपिटलाइज वैल्यू मान लिए थे, जिस पर डेप्रिसिएशन लगा था ना डेप्रिसिएशन, क्या वो ख़त्म हो गया? क्या 2015 में जिस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्या वो उस मशीनरी पे 2016 में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? लगेगा ना। कंटिन्यू होती है कि नहीं डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन तो कंटिन्यूअस है। नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? समझ में आ रहा है? सच्ची में? एक बार दिल पे हाथ रख के बोल दो
कि सर ऑल इज़ वेल। ठीक है, देखो इधर देखो, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है जब भी जो भी चीज़। तो भैया ये तो प्रॉफिट हमें दिखा रहा है, लेकिन माइनस डेप्रिशिएशन करेंगे। अब डेप्रिशिएशन, रुको ऐसे कर देते ना, नीचे लिख देते हैं, डेप्रिशिएशन करेंगे माइनस डेप्रिशिएशन। लेकिन डेप्रिशिएशन कितना निकलेगा? डेप्रिशिएशन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पे निकलना है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है, देखो हम इसको ऐसे यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, डेप्रिशिएशन ऐसे ही निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ वैल्यू कितना था? वैल्यू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कितना था? सॉरी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ रिपेयर 10,000 था। 10,000 माइनस 500। 500 माइनस क्यों किए यार? एक बात बताओ, 2015 में उस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा तो 500 रुपये घट गया, तो जब घट गया तो इसकी वैल्यू कितनी बची होगी? 9,500 ही बची होगी, क्योंकि रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड है तो बची हुई वैल्यू पे लगाते हैं। मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, और ये साल भर के लिए लग रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? तो 9,500 पे तो 950 रुपये आएगा। इसको बंद कर दो, इसको बंद करो, 950 रुपये आएगा। इसका मतलब कि ये डेप्रिसिएशन 950 रुपये माइनस होगा। तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इसका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, मैं मोबाइल का यूज़ कर लेता हूँ, 38,000 माइनस 950 रुपीज़, ये आ जाएगा 37,050। और इसका वेट कितना है? 4 है। लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप लोग लिखिएगा मत, अभी आपका टाइम हो रहा है तो मैं अभी फ़ोटो खींचूंगा, ठीक है? आज इस क्वेश्चन को करके आपको छोड़ते हैं, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, मेरे साथ बैठे तो लिख लीजिए। आप लोग लिखे नहीं है ना? फ़ोटो खींचना है इसका, ठीक है? उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटाने के बाद क्या करेंगे कि इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले ये लिख लीजिए, लिखना क्या है? 2013 का एक्चुअल प्रॉफिट 25,000 आया जिसका वेट 1 है। 2014 का एक्चुअल प्रॉफिट 27,000 आया जिसका वेट 2 है। 2015 का एक्चुअल प्रॉफिट आया है 36,500 जिसका वेट 3 है। और 2016 का, 15 के बाद 16, एक्चुअल प्रॉफिट आया है 37,050 जिसका वेट 4 है। ये वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा भैया, नहीं दिखाओगे नंबर कटेगा। मैं पॉज करता हूँ। हाँ, तो हमने मिटा लिया है। अब चलिए उस चीज़ को लिखते हैं जिसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्या लिखना है? अब सबसे पहले ना ये देखो, ऐसे लिखना है, ईयर एक्चुअल प्रॉफिट, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट के तरफ निकलता है। देखो, अब आप कहोगे कि सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपको गुडविल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले बबुआ लोग फॉर्मूला, तो पहले मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर करना क्या है। एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से करना। पहले क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है पहले स्टेप नंबर 1 पे। फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल वेट। उसके बाद निकाला जाता है गुडविल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अभी हम इसको ना ऐसे साइड कर देते हैं। अब लिखते हैं ईयर। ईयर कौन सा है जी? 2013, 2014, 2015, 2016, है ना? अब यहाँ पे लिख देते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, या फिर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट लिख सकते हैं, जो हमने निकाला था, जो हमने मिटा दिया। क्या था जी? इसका 25,000 आया था हमारा, और इसका कितना आ गया था? 27,000 आ गया था। इसका कितना आया था? 36,500, और इसका था 37,050। हमने यही ना निकाला था प्लस माइनस करके। और यहाँ पे लिखेंगे वेट।
तुम लोग बैठे क्यों हो यार, लिखते क्यों नहीं मेरे साथ? आप मेरे फोटो भेजेंगे ना? हाँ फ़ोटो तो हम भेज देंगे, लेकिन तुम लोग का ना लिखना यार तुम लोग को बड़ा नुकसान करेगा आगे चल के। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ कितना समझ रहे हो। 1 2 3 4 और इसके बाद निकलता है प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट ऐसे ही निकलता है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ऐसे प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो इसको करते हैं भैया, ये 25,000 हो जाएगा और ये 7 दूनी 54,000 हो जाएगा। 1,09,000। रुको रुको मैं कर लूँगा, कई बार मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं इसी चक्कर में। मैं कर लूँगा। 36,500 गुणा 3 109,500 और ये आ जाएगा 37,050 मल्टीप्लाई 4 148,200। आप शांत रहो यार आप लोग। और ये टोटल वेट कितना हो गया? ये 10 हो गया। 4 5 6 7 8 9 1 10 और इसको जोड़ देते हैं 109,500 प्लस 54,000 प्लस 25,000, ये आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? वही वापस हो गया। वो तो एक तो लिख रहा, तुम लिख भी नहीं रहे हो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। 336,700 3,36,700। यार यहाँ के बच्चे ना डिसिप्लिन में नहीं रहते, उनको बार बार समझाओ लेकिन इधर से सुनते हैं तो उधर से निकाल देते हैं। समझ रहे हो ना? एक हम कहानी पढ़े थे जब हम छोटे थे, तो आप लोग भी कहानी पढ़े होंगे। एक मूर्तिकार रहता है, 3 सेम दिखने वाली मूर्तियाँ बनाता है और एक की कीमत 25 रुपये रखता है, मात्र 25 रुपये। और एक की कीमत 2500 और एक की कीमत 25,000। तो जब पूछा किसी ने कि यार ये तीनों तो सेम ही दिखती हैं, तो ये 25 रुपये वाला इतना चीप क्यों है ना, इतना सस्ता क्यों है? तो उसने बोला कि एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। लाओ, सीख डाला इधर से पार हो गया सीख, तो इसलिए उसको सस्ता रखा गया था। दूसरे को बोला ये इतना 2500 रुपये, तो बोला कि ये इतना तो जानकार है, कम से कम जहाँ से सुनता है फिर बोल देता है, तोता है ये। कान से डाला सीख, मुंह से निकल गया। तीसरे को बोला तो तीसरे ने बोला यार इसने ये जब भी कुछ सुनता है ना तो उसे ग्रैब करता है, उसे महसूस करता है, आत्मसात करता है। तो उसके कान में जब सीख डाला गया तो किसी भी कान से, इधर से भी डाला जाता तो उसके हृदय में पहुंच जाता था, उसके दिमाग में पहुंच जाता था मूर्ति के, और इधर डाला गया मूर्ति के कान में तो उसके हृदय में और दिमाग में पहुंच गया। तो बोला गया इसीलिए ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है। तो वो मत करो, 25 रुपये वाली चीज़ मत बनो। समझ रहे हो ना? अपनी वैल्यू बढ़ाओ, बढ़ाना ही तो है। और एवरेज वेटेड, मैं कंफ्यूज मत, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा जी? फॉर्मूला देखो, प्रोडक्ट डिवाइड बाई वेट। प्रोडक्ट कितना है? 336,700, वेट 10, ये आ जाएगा 33670, ये आ जाएगा। अब गुडविल निकालो। गुडविल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? तुरंत ही लिखना है, आपको भी लिखना है, बिना फॉर्मूला के कॉपी में आंसर नहीं लिखने हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी कि 33,670 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है? 3। करते हैं भैया, कितना आया? ये आ गया 101010। ये 1,01,010, ये होगा इसका आंसर। यही है आंसर इसका, गुडविल। ये आपका आंसर निकल गया है भैया। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने सिखा दिया। ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी दोबारा ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया गया ताकि एक रिकॉर्डेड वीडियो रहे। आप जब भी घर पे जाओगे, कभी कभी भूल गए तो क्या करोगे? सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? तो बबुआ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है उस साल तो वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसलिए उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और अगले साल के लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा तो उसको प्लस कर देंगे। पूरा चीज़ फॉर्मूला है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे, अगले क्लास में और सीखेंगे। लेकिन
अब मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला हूँ। मेरे पास अगर मोबाइल होता तो मैं ऐसे वीडियो बना करके अपलोड कर देता, ताकि इसमें टाइम ज़ाया ना हो। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बाय।